कंप्लीट होगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनीज एक्ट के अंदर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करूं या डिविडेंड की बात करूं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 123 से लेके 127 बात करता है डिविडेंड की। रेड विद कंपनी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल। कंपनी डिक्लेरेशन and payment of dividend rules 2014। और क्या पढ़ोगे आप इसमें? इसमें आप और पढ़ोगे IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंटिंग अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड रूल। ये पढ़ोगे। और उसमें आप और क्या पढ़ोगे? उसमें आप पढ़ोगे सेबी LODR। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जब भी डिविडेंड की बात होती है तो आपको ये तीन चार चीजें जो हैं याद करनी है। कंपनी लॉ, डिक्लेरेशन एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल जो भी है, IPF अकाउंटिंग ऑडिटिंग ट्रांसफर एंड रिफंड रूल्स एंड सेबी LODR। क्लियर है? समझ आ गई? ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ये काट दो, आगे बढ़ो। जो जो कटवाया जा रहा हूँ वो काट दिया करो साथ के साथ, ठीक है ना। यहां से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पे टर्म आती है डिविडेंड। होता क्या है डिविडेंड, बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड क्या है? तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड क्या है? द टर्म डिविडेंड टेक इट इज रूट फ्रॉम द लैटिन भाषा। इसका लैटिन वर्ड से आया है। जो ये वर्ड डिविडेंड है, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका नाम है डिविडेंडा, which means something to be divided, which means आपसे OMR में पूछ सकता है लैटिन भाषा में डिविडेंड का मीनिंग क्या है। डिविडेंडा which means something to be divided। क्लियर है? यस सर। हैज पर ब्लैक इज डिक्शनरी, डिविडेंड का मीनिंग हैज पर ब्लैक इज डिक्शनरी जो है, डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज अर्निंग। ब्लैक इज डिक्शनरी कहती है कंपनी की अर्निंग या कंपनी की प्रॉफिट का जो पोर्शन होता है उसे डिविडेंड बोला जाता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोराटा टू द शेयर होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस, यूजली इन फॉर्म ऑफ कैश और एडिशनल शेयर्स। या तो देखो क्या होता है डिविडेंड, जो ब्लैक इज डिक्शनरी क्या कहती है, ब्लैक इज डिक्शनरी कहती है, ब्लैक इज डिक्शनरी कहती है, उसने बोला है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो है वो पोर्शन है, पोर्शन ऑफ कंपनी इज अर्निंग और प्रॉफिट, ये जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोराटा, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोराटा टू इट इज
शेयर होल्डर। क्लियर है? या तो आप इसको कैश की फॉर्म में वो करो, या यस फिर सर। इसको एडिशनल कोई शेयर दे दो, उस फॉर्म में करो। It is a share allotted to each of the several person entitled to share in the division of the profit or property। जो डिविडेंड होता है इसको अलॉट किया जाता है सेवरल पर्सन को जो एंटाइटल्ड होते हैं टू द शेयर इन द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ प्रॉपर्टी। एंड डिविडेंड में भी डिनोट अ फंड set apart by company out of its profit to be appropriate among the shareholder और द प्रोपोर्शनल अमाउंट फाइलिंग टू ईच शेयर होल्डर। मतलब ये कहना चाहता है कि जो डिविडेंड है वो क्या है, वो एक फंड है जिसको सेट अपार्ट, जिसको कंपनी के प्रॉफिट में से क्या किया गया है, अलग कर दिया जाता है। किस पर्पस के लिए? टू बी अप्रोप्रिएटेड अमंग द शेयर होल्डर और द प्रोपोर्शनेट अमाउंट फाइलिंग टू द ईच शेयर होल्डर। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ। डिविडेंड Therefore, dividend is a return on the share capital subscribed or paid to the shareholder by the company। ये कहना चाह रहा है कि भाई dividend is the return on subscribed share capital which is paid to the shareholder by the company। In simple word, dividend means the payment made by company to shareholder out of divisible profit। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? द पेमेंट made by company to the shareholder out of the divisible profit of the company। क्लियर है? एनी डाउट? ये काट दो, क्लियर है सर। ये काट दो, यहां से पढ़ो। सेक्शन डिविडेंड की जो डेफिनेशन बता रखी है, डिविडेंड की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 35। सेक्शन 2 क्लोज 35। डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लोज 35, जिसका मतलब है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? फाइनल। दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो डिक्लेयर किया जाता है एनुअली, डिक्लेयर ऑन एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग में जिसको डिक्लेयर किया जाता है वो डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड। और ऐसा डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है बिटवीन टू एजीएम, दो एजीएम के बीच में जिसको डिक्लेयर किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर, जिसको डिक्लेयर किया जाता है उसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। आईसीएसआई ने डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए सर फाइनल डिविडेंड सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर होगा? हाँ, साल में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फाइनल डिविडेंड एजीएम के टाइम पे। समझ आ गई मेरी बात? जब एजीएम होती है तब ओके डिक्लेयर सर। होता है। इंटरिम जी डिविडेंड जो सर। डिक्लेयर होता है दो एजीएम के बीच में, मतलब साल के बीच में कभी भी एजीएम, दो एजीएम मतलब पिछली बार की एजीएम हुई और अभी होने वाली थी, लेकिन उसके बीच में ही आपने कोई डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर दिया है तो इंटरिम डिविडेंड होता है। क्लियर है? यस सर। आईसीएसआई ने आईसीएसआई ने डिविडेंड को डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग, डिविडेंड को डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड बनाया है जिसको बोलते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड।
सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 3 जो है वो बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम टू मेंबर आउट ऑफ प्रॉफिट वेर एवर परमिट आउट ऑफ फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर द पर्पस। ये है डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट बच्चों यहां तक? क्लियर है सर। आगे बढ़ सकते हैं हम। यस सर। चलो, अब कंपनी कहां से डिविडेंड पे कर सकती है? डिविडेंड इंप्लाई टू थिंग, या तो डिविडेंड की पेमेंट हो सकती है, डिविडेंड की पेमेंट या तो हो सकती है पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर हो सकती है एक्चुअल रिलीज ऑफ सम एसेट। एक्चुअल रिलीज ऑफ सम एसेट का मतलब क्या है? एक्चुअल रिलीज ऑफ सम एसेट, कंपनी कुछ एसेट को सेल करके जो भी पैसा आएगा वहां से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। समझ आ गई? क्लियर है? कंपनी या तो प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है या एक्चुअल रिलीज ऑफ सम एसेट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है मंशा? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर और राइट शेयर टू द एग्जिस्टिंग मेंबर इज नॉट कंसीडर्ड एज डिविडेंड। कंपनी जब बोनस शेयर या फिर राइट शेयर इशू करती है, दैट्स नॉट कंसीडर डिविडेंड। उसको डिविडेंड कंसीडर नहीं किया जा सकता, बिकॉज द फॉर्मर डज नॉट इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनी एसेट एंड द लेटर हैज नॉट रिलेशन विद द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बिकॉज ना ही नाइदर the issue of bonus share is the release of any asset, nor the later has no relation with the profit of the company। क्लियर है? ना ही बोनस इशू करना कंपनी के लिए कोई रिलीज ऑफ एसेट होता है, ना ही उसका रिलेशन किसी प्रॉफिट से होता है। तो अगर कंपनी बोनस इशू और राइट इशू लेके आती है, उसको डिविडेंड कंसिडर नहीं किया जा सकता। एवरी ट्रेडिंग कंपनी हैज एन implied inherent power to distribute its net earning or profit to shareholder in the shape of dividend। जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी होती है उनके पास इनहेरेंट पावर होती है टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट अर्निंग और प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर। पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड देयरफॉर नीड नॉट एक्सप्रेसली टू बी गिवन बाय द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल में however regulate the manner in which the dividend are to be declared। मतलब पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड इनहेरेंट पावर होती है जो कि कंपनीज एक्ट में दी गई है। इसके लिए स्पेशल अलग से मेमोरेंडम के अंदर या आर्टिकल के अंदर एक्सप्रेस पावर होना जरूरी नहीं है। आर्टिकल ये बता के चलता है कि किस तरह से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। क्लियर है। The allotment of bonus share does not entail release of asset of the company. The existing shareholder, instead of receiving any money out of
undistributable profit only receive pro rata fresh share. There is no distribution of profit among shareholder and hence capitalization of profit in face of bonus issue would not be considered as dividend. कंपनी जब डिविडेंड, यहाँ पे साफ साफ इसने क्या किया लिखा है, आपको एक इंपॉर्टेंट नोट ओएमआर में आ सकता है, क्या बोनस इशू करना, बोनस इशू कैन बी कंसीडर्ड हैज डिविडेंड? क्या आंसर होगा आपका? बोनस इशू कैन बी कंसीडर्ड एज डिविडेंड? क्या बोनस इशू को, क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को No, sir. कंसीडर किया जाएगा? तो आंसर विल बी नो। क्लियर है? ये काट दो, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट? Okay, sir. नाउ डिफरेंस आता है हमारे आगे। व्हाट इज द No, sir, डिफरेंस? no doubt. हाँ, अब डिफरेंस आता है हमारे आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड? इंटरेस्ट का मीनिंग होता है रिटर्न ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट का मीनिंग होता है रिटर्न ऑन बोरोड कैपिटल। डिविडेंड का मतलब होता है रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। डेट कैपिटल पे जो रिटर्न मिलती है, बोरोड कैपिटल पे जो रिटर्न मिलती है वो इंटरेस्ट होती है। शेयर कैपिटल पे जो रिटर्न मिलती है उसको डिविडेंड कहते हैं। नेचर, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट होता है इसको प्रॉफिट के अगेंस्ट एज अ एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाता है, लेकिन जो डिविडेंड है ये एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। इट इज अ लाइबिलिटी विच हैज टू बी डिस्चार्ज इवन इफ द कंपनी हैज सफर्ड लॉस। इंटरेस्ट एक लाइबिलिटी है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं भी है, कंपनी लॉस में है, फिर भी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है, विच इज अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने पहले अपने एक्सपेंसेस को, बाद में इंटरेस्ट वगैरह को काट के, बाद में जो कुछ भी बचा, अगर बचता है तभी दिया जाएगा शेयर होल्डर को, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि भाई देना ही देना है। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। कमिटमेंट, भाई देखो आपने लोन लिया है, आपको पता है कि लोन के बदले में मुझे इंटरेस्ट देना ही देना है, ये कमिटमेंट होती है आपकी। इंटरेस्ट जो होता है एक कमिटमेंट होती है विच इज टू बी पेड बाय द बोरर एज पर द टर्म्स डिसाइडेड बिटवीन द लेंडर एंड द बोरर। जो इंटरेस्ट होती है वो एक तरह से कमिटमेंट होती है, लेकिन डिविडेंड जो होती है वो कोई कमिटमेंट नहीं होती। इंटरेस्ट किसको पे किया जाता है? इंटरेस्ट पे किया जाता है लेंडर को, क्रेडिटर को, डिवेंचर होल्डर को। लेकिन जो इक्विटी, जो ये डिविडेंड होता है ये पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अदर डेट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट बीइंग एन expense reduce the company's net income and consequently is taxable profit। ये कहना चाह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से एक्सपेंस है। दूसरा डिविडेंड क्या होता है? इट इज नॉट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू रिसीव डिविडेंड इवन सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, एंड इट इज द राइट नॉट टू रिसीव द डिविडेंड बट टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इफ एंड व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। ये कहना चाह रहा है कि डिविडेंड जो है एक्सपेंडिचर नहीं है, ये राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर का, दैट्स कॉल्ड राइट, बट ये एक्सपेंडिचर होता है। मैंडेटरी, इंटरेस्ट टू बी पेड इवन इफ देयर इज नो चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट है, लॉस है, डजंट मैटर, लेकिन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। बट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा कंपनी में तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, अदरवाइज डिविडेंड नहीं होगा। रेट जो होता है डिविडेंड का फिक्स, इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है, लेकिन ये जो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में जो परसेंटेज होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएट होता है। क्लियर है इंटरेस्ट और डिविडेंड में डिफरेंस? Clear, हाँ, sir. कोई डाउट? टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। No, sir, no doubt. अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, चैरिटी। क्या सेक्शन 8 कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिविडेंड टू इट्स मेंबर? सेक्शन 8 कंपनी
कैन नहीं कर डिस्ट्रीब्यूट, सकती सर। हाँ तो इसमें लिखोगे प्रोहिबिशन है, नहीं कर सकती। निधि कंपनी, निधि कंपनी 25% से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। प्रोड्यूसर कंपनी, in case of producer company, dividend is termed as limited return as defined in clause D of the section 378A of the Companies Act. If it is the maximum dividend has the article of the producer company may specify. According to the section 378E Companies Act 2030, in producer company, the surplus, if any, remaining after making provision for payment of limited return and reserve referred to in section 378Z may be distributed as a patronage bonus amongst the member in proportion to their participation in the business of the producer company, either in cash or by allotment of equity share or by both, as may be decided by the member at the general meeting. भाई किस तरह से ये कहना चाह रहा है, प्रोड्यूसर कंपनी कैसे डिविडेंड डिक्लेयर करती है? एक लिमिटेड रिटर्न स्पेसिफाई की होती है, प्रोड्यूसर कंपनी अपने लिए एक लिमिटेड रिटर्न स्पेसिफाई करती है कि मेंबर को लिमिटेड रिटर्न मिलेगी, और वो लिमिटेड रिटर्न मैक्सिमम डिविडेंड होती है एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को जब लिमिटेड रिटर्न एक बार पेमेंट कर देती है, उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज अ पैट्रोनेज बोनस। उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज अ पैट्रोनेज बोनस अमंग्स द मेंबर इन प्रोपोर्शन टू देयर पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी। या तो वो कैश में करेगी या वो अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर में करेगी। प्रोड्यूसर कंपनी में डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है? प्रोड्यूसर कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर होने के लिए या तो एक लिमिटेड रिटर्न स्पेसिफाई कर दी थी, और लिमिटेड रिटर्न कैसे स्पेसिफाई की जाती है? प्रोड्यूसर कंपनी में लिमिटेड रिटर्न स्पेसिफाई कैसे की जाती है? एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक बार जब ये लिमिटेड रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता आर्टिकल। है, एक बार जब इस लिमिटेड रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी पैसा बचता है उसको एज अ पैट्रोनेज बोनस अमंग द मेंबर्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो ये वे होता है किस चीज का? प्रोड्यूसर। ये होता है वे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का। अच्छा, ये पैट्रोनेज बोनस क्या होता है? पैट्रोनेज बोनस का मीनिंग होता है, अकॉर्डिंग टू द क्लोज आई ऑफ सेक्शन 378A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030, which means payment made by producer company out of it is surplus income to the member in proportion to their respective patronage। अगर मेंबर्स की कंपनी के पास कोई सरप्लस इनकम है, सरप्लस इनकम में से अगर कंपनी ने मेंबर को कोई पेमेंट की है तो उसे बोला जाता है पैट्रोनेज बोनस। समझ आ गई? यस सर। सर डिविडेंड बचने के बाद जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके हाँ, जो बच रहा है सरप्लस जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूसर प्रॉफिट कंपनी में जो वो कम डिविडेंड टर्म्स होती है, मेंबर्स को हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हाँ, जाएगा। प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर जो हम डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं उसको हैज अ लिमिटेड रिटर्न यूज करते हैं, और ये लिमिटेड रिटर्न कहाँ स्पेसिफाई की होती है? कंपनी की लिमिटेड रिटर्न प्रोड्यूसर कंपनी की कहाँ स्पेसिफाई की होती है? इसको मैक्सिमम, मैक्सिमम डिविडेंड भी बोला जाता है। लिमिटेड रिटर्न को मैक्सिमम डिविडेंड भी बोला जाता है, और मैक्सिमम डिविडेंड कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है? प्रोड्यूसर कंपनी में। बताओ, मैक्सिमम डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड हैज पर दी आर्टिकल, उसको आर्टिकल के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। एक बार मेंबर मैक्सिमम डिविडेंड पे कर देता है, एक बार मेंबर को, सॉरी, प्रोड्यूसर कंपनी मेंबर को मैक्सिमम डिविडेंड पे कर देती है, उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है, सरप्लस की जो कोई पेमेंट मेंबर को की जाती है उसको बोला जाता है पैट्रोनेज बोनस। क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट बच्चों? मंशा? नो सर। ओके, क्लियर है मंशा?
सर आपकी आवाज ही कट गई थी। मैं कह रहा हूं कि भाई जो मैक्सिमम रिटर्न होती है उसको मैक्सिमम, जो लिमिटेड रिटर्न होती है प्रोड्यूसर कंपनी में उसको मैक्सिमम बोनस बोला, मैक्सिमम डिविडेंड बोला जाता है। पहले प्रोड्यूसर कंपनी हैज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड रिटर्न दैट इज मैक्सिमम डिविडेंड पे करती है। अगर उसके बाद कोई सरप्लस बचता है तो सरप्लस की जो पेमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? मेंबर को सरप्लस इनकम में से कोई पेमेंट की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? बोलो क्या बोला जाता है? मेरी आवाज आ रही है मंशा आपको? उसको बोला जाता है पैट्रोनेज बोनस। क्या बोला जाता है? पैट्रोनेज बोनस। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये क्या होता है आपको पता है कि भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो सिर्फ उतने अमाउंट तक की होती है जितने उसने क्या किया गया है, गारंटी किया गया है, टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप के टाइम पे चली जाएगी तो मेंबर जो है गारंटी देता है कंपनी को कि जब आप वाइंड अप में चले जाओगे तो उस टाइम पे जितना भी अमाउंट की वो गारंटी देता है वो उसको पे करना होता है। क्लियर है? समझ आ गई? मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? सौरभ मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, कट कट के आपकी आवाज आ रही है। अभी आ रही है सही? मंशा अभी क्लियर है मेरी वॉइस? यस सर, अभी आ रही है। अभी तक समझ आया? कोई डाउट? सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाला टॉपिक बता दें। देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है, company limited by guarantee is a primary use for not profit purpose and the profit are reinvest and used by promoting the non-profit activity. Although the Companies Act does not specifically prohibit distribution of dividend to such company, however, the article of such company usually provide for all the income of the company shall be applied solely toward the promotion of the object, and the no portion shall be paid or transferred directly by way of dividend or bonus by way of profit. इसमें क्या होता है, जो भी प्रॉफिट आता है प्रॉफिट कंपनी अपने पर्पस को पूरा करने में यूज करती है। कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है डिविडेंड को लेके कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी पोर्शन होता है कंपनी के प्रॉफिट का उसको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में एज ए डिविडेंड एज अ बोनस मेंबर को पे नहीं किया जाता। क्लियर है? यस सर। नाउ अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिविडेंड। दो तरह के डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिसको रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और जिसको डिक्लेयर किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिसको जिस डिविडेंड को डिक्लेयर किया कि डिविडेंड पेड बाय द कंपनी बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको पे किया जाता है बिटवीन टू एजीएम। क्लियर है? पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है इसमें पावर जो होती है रिकमेंड करने की डिविडेंड वो बोर्ड के पास होती है और डिक्लेयर किया जाता है इसको मेंबर के द्वारा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा।
मीटिंग, जो फाइनल डिविडेंड होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, और जो इंटरिम डिविडेंड होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, इट इज डिक्लेयर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हैज बीन कंप्यूटेड। मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद इसको डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इसको डिक्लेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एस्टिमेटेड बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, जो ये फाइनल डिविडेंड होता है ये साल में एक बार पे किया जाता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड आप एक से ज्यादा बार पे कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ। सोर्स ऑफ पेमेंट, अब जो फाइनल डिविडेंड होता है वो कहां से पे जी किया सर जाता क्लियर है? है। फाइनल डिविडेंड को आप पे करोगे प्रॉफिट अर्न इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में कंपनी जो प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में से आप पे करोगे। इंटरिम डिविडेंड को कहां से पे किया जाता है? इंटरिम डिविडेंड को आउट ऑफ सरप्लस इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सरप्लस है उसमें से, out of the profit of the financial year in which interim dividend is sought to be declared, profit generated by the company till the quarter preceding the date of declaration of company। क्वार्टर जो भी, मतलब जिस, मतलब मान लो आज, हम कहां पे खड़े हैं? अक्टूबर में। अक्टूबर के पिछले एक क्वार्टर में कंपनी ने जितना, पिछले 4 महीने के अंदर कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से भी कंपनी को क्या मिलेगा? कंपनी क्या कर सकती है? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो तीन तरह से कर सकती है: सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर, और तीसरा प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। क्लियर है? आगे यस सर। बढ़ते हैं। क्वांटम ऑफ डिविडेंड, मेंबर कैन नॉट डिक्लेयर ओवर एंड अबव द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। मान लो डिविडेंड बोर्ड ने रिकमेंड किया कि इस बार हम 12% डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, मेंबर 12% तक डिविडेंड क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते। It shall not be declared at the rate higher than the average dividend declared by the company during immediately preceding 3 year। मान लो पिछले 3 साल में, एक साल 10%, एक साल 12%, एक साल 13%, तो इसका एवरेज रेट निकाल लेंगे। कितना बनेगा ये? 25 35 डिवाइड बाय 3। तो जो भी निकलेगा उसका आप क्या निकाल लोगे? इसका एवरेज रेट, जो भी निकलेगा एवरेज रेट से ज्यादा इसको इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट? यस क्वेश्चन? सर। मंशा एंड सौरभ। अब आता है पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड। नो डाउट सर। हाँ, फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? While approving the financial statement and appropriation of the profit and loss of the previous year, amount of dividend payable is also determined by the board of director of the company, who decide how much to be paid to the shareholder and how much to retain in the business. These amount vary from year to year depend upon the profit earned by the company। मतलब ये कहना चाह रहा है कि डिविडेंड का रेट डिसाइड करने की जो पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है और कितना बिजनेस के लिए रखना है। समझ आ गई? जो भी यस सर। डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, उसको डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है एज अ क्या कहना चाह रहा है कि द डिविडेंड रिकमेंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंशन इन द डायरेक्टर रिपोर्ट इज डिक्लेयर एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जिस डिक्लेयर कौन करता है? रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और डिक्लेयर किया जाता है मेंबर्स के द्वारा एट अ एजीएम। समझ आ गई? क्लियर है?
जी सर। हाँ, दिस कॉन्स्टिट्यूट आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। दिस कॉन्स्टिट्यूट आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, इसको ऑर्डिनरी बिजनेस का आइटम बोला जाता है। It may be noted that the shareholder may declare dividend which is lesser than the amount required by the board. However, it cannot declare dividend over and above the, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जितना बोर्ड ने रिकमेंड किया है डायरेक्टर उससे कम अमाउंट के रेट को अप्रूव कर सकता है, लेकिन जितना बोर्ड ने रिकमेंड किया उससे ज्यादा के रेट पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये आती है फाइनल डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड क्लियर हो गया? कोई डाउट फाइनल डिविडेंड में अंदर? जी सर, क्लियर है। अब आता है इंटरिम डिविडेंड। जी इंटरिम सर। डिविडेंड जो होता है सेक्शन 123 सबसेक्शन 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ये कहना चाह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जनरल मीटिंग होल्ड होने से पहले कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है और इसको कहां से डिक्लेयर किया जाता है? आउट ऑफ द सरप्लस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर व्हिच सच इंटरिम डिविडेंड इज sought टू बी डिक्लेयर और आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड। या तो आप सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस में से करोगे या फिर आप प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में से करोगे जिस ईयर में इंटरिम डिविडेंड शॉर्ट टू बी डिक्लेयर हो रहा है, या फिर आप जो भी प्रॉफिट जनरेट किया है इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो यहां से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। It is also provided that in Article 81 of Table F that subject to the provision of Section 123, board may from time to time pay to the members such interim dividend has appeared to be justified to the profit of the company. Declaration of dividend is depend upon the provisional financial statement or estimate. Clear है? तो बिफोर जब भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जब भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी पहले वो अपने आप को ये सेटिस्फाई करेगी कि क्या कंपनी के पास अवेलेबल प्रॉफिट है या नहीं है। तो ये होती है डिविडेंड की बात। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। क्लियर है सर। जी अब सर। आता है सेक्शन 123, सोर्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी कहां से डिविडेंड पे कर सकती है? प्रॉफिट में से कर सकती है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ द मनी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ द गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, या फिर आउट ऑफ द अकोमुलेटेड प्रॉफिट अर्न प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर टू द रिजर्व इन केस ऑफ एडुकेसी और एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले तो आप जिस ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस ईयर के प्रॉफिट में से करोगे। दूसरा, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई आपको पैसा दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा दे रखा है इन परसुएंस टू द गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, उसमें से करोगे, या फिर आप करोगे किसी अकोमुलेटेड प्रॉफिट अर्नड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कंपनी ने कोई अकोमुलेटेड प्रॉफिट अर्न किया था और उस प्रॉफिट को अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, वहां से करोगे। अगर कंपनी के पास ये वाला प्रॉफिट नहीं है या इनएडुकेट है तब आप अकोमुलेटेड प्रॉफिट में से करोगे। समझ आ गई? जी सर। हाँ, और ये प्रॉफिट दो तरह का हो सकता है। ये तो प्रॉफिट चाहे उस ईयर का हो सकता है जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, या फिर किसी प्रीवियस ईयर का हो सकता है जो कि रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, कि भाई कंपनी ने पिछले साल मान लो 2022-23 के अंदर कंपनी के पास
प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, तो अगले साल 2023-24 में उस प्रॉफिट को कंपनी यूज कर सकती है डिविडेंड पे करने में। लेकिन अगर ये प्रॉफिट नहीं है तब फिर आप कहां से करोगे, फिर आप करोगे अकोमुलेटेड प्रॉफिट में से, रिजर्व में से, या फिर कोई मनी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है वहां से करोगे। समझ आ गई? जी सर। हाँ, ये सेम टू सेम वही है जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम में बताया, इसमें वाला कुछ भी नहीं है। क्लियर है? यस सर। यहां से पढ़ते in line with the requirement of fifth proviso to subsection 1 of section 123 of the Companies Act. No company shall declare dividend unless carried over previous loss and depreciation not provided in the previous year or year are set off against the profit of the company for the current year. ये कहना चाह रहा है कंपनी के पास जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? कंपनी सबसे पहले जो पिछले साल के लॉस थे, जो कोई डेप्रिसिएशन था, उनको क्या करेगी? राइट ऑफ करेगी। पहले तो लॉसिस को, कैरिड ओवर प्रीवियस ईयर लॉसिस और डेप्रिसिएशन, उनको राइट ऑफ करेगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। क्लियर है भाई? ओके सर। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी सबसे पहले वो ये चेक करेगी क्या पिछले साल के कोई लॉसिस थे जिनको कैरी ओवर किया गया है इस साल में, तो कैरिड ओवर लॉसिस को या कोई डेप्रिसिएशन को, इनको राइट ऑफ किया जाएगा पहले, फिर उसके बाद प्रॉफिट बचेगा, फिर डिविडेंड डिक्लेयर होगा। और कंपनी डिविडेंड तब भी डिक्लेयर नहीं कर सकती अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। किस चीज में डिफॉल्ट किया है? पहला, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर। कंपनी ने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के केस में, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के केस में या क्रिएशन ऑफ डीआरआर के केस में कोई डिफॉल्ट किया है। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर इन द करंट और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है रिपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन, बैंक लोन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट देयर ऑन टिल सच टाइम द डिफॉल्ट इज सबसिस्टिंग। तो अगर कंपनी ने ये डिफॉल्ट किए हैं तब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। समझ आ गई? जी सर। हाँ, तो ये अगर डिफॉल्ट है तो इनमें से कंपनी क्या नहीं कर सकती? डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये काट दो, ये कुछ नहीं है, दैट्स नॉट। आगे बढ़े। यस सर। अब हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व। बड़े ध्यान से सुनना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व। As per second proviso to subsection 1 clause 123 of the Companies Act provide that company may, before the declaration of dividend in the financial year, transfer such percentage of profit for that financial year as it may consider appropriate to the reserve of the company. ये कहना चाह रही है, ये कहते हैं सेक्शन का जो 123 सबसेक्शन 1 है, इसका सेकंड प्रोविजो क्या कहता है? ये कहता है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले प्रॉफिट का कुछ परसेंटेजेस कहां ट्रांसफर कर देगी? रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। देयरफॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व इज टू लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी। कि भाई
कितना अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये डिसीजन लेने की पूरी फ्रीडम किसके पास है? डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। जो परसेंटेज डिसाइड करने का जो फ्रीडम होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड। Company shall not declare dividend on equity share in case of non-compliance relating to the acceptance of deposit under the Act till such time the deposit accepted has been repaid with the interest in accordance with the terms and condition of the agreement entered into the depositor। अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा था, अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा था और उस डिपॉजिट की रिपेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट करने में, पेमेंट करने में कंपनी का डिफॉल्ट हो गया है, तो जब तक कंपनी वो पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट पे नहीं कर देती, तब तक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। समझ आ गई मेरी बात? Yes, sir. हाँ। और डिविडेंड किस रेट पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है? Board of Directors. ठीक है, आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस और इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट। भाई कंपनी के पास इनएडुकेट प्रॉफिट था या कंपनी के पास लॉस था, तो कंपनी किस तरह से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? हमने थर्ड वाली, ये थर्ड वाली है। पहला केस आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा केस आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा केस था आउट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट। ये कब किया जाएगा? कि जब कंपनी के पास एडुकेट प्रॉफिट, इनएडुकेट प्रॉफिट हो। तो ये थर्ड वाला केस है कि थर्ड प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 क्लोज सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 123 प्रोवाइड दैट owing to the inadequacy or absence of profit in any financial year, if company propose to declare dividend out of the accumulated profit earned by it in the previous year and transferred by company to the free reserve, such declaration of dividend shall not be made except in accordance with the rule prescribed in this behalf। तो इसके लिए प्रॉपर रूल बता रखा है कि किस तरह से कंपनी, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट इनएडुकेट है या प्रॉफिट है ही नहीं है, और अगर कंपनी किसी पिछले साल के अकोमुलेटेड प्रॉफिट में से जो पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया था, वहां से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स दिए गए हैं। द कंडीशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडुकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट आर प्रिस्क्राइब इन द रूल 3। फिर आपको रूल 3 ऑफ द कंपनी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014 के अकॉर्डिंगली उनकी कंडीशन को फॉलो करके ही डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। रूल 3 specify that in event of inadequacy or absence of profit in any year, company may declare dividend out of free reserve subject to the fulfillment of the prescribed condition। अब ये कंडीशन किस में दे रखी है? रूल 3 में दे रखी है। भाई अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, कंपनी के पास प्रॉफिट कम है, तो कंपनी अकोमुलेटेड प्रॉफिट, वो पैसा जिसको पिछले साल का अकोमुलेटेड प्रॉफिट जिसको फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया था, वहां से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन उसको डिक्लेयर करने से पहले आपको रूल 3 की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ गई? जी सर। हाँ। अब रूल 3 में कंडीशन क्या है? रूल 3 की कंडीशन, रेट ऑफ डिविडेंड। जो रेट होगा डिविडेंड का, पिछले 3 सालों में जो डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी ने किया है, उन 3 सालों का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होगा। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होगा। पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी ने जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उस डिविडेंड के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होगा। अमाउंट आप फ्री रिजर्व में से कितना निकाल सकते हो? फ्री रिजर्व में से अमाउंट आप कितना निकाल सकते हो? टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द अकोमुलेटेड प्रॉफिट shall not exceed 1/10 of the sum of paid up share capital
and free reserve has appeared in the latest audited financial statement. कि भाई कंपनी की लेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कंपनी की लेटेस्ट बैलेंस शीट के अंदर जितना पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व दिखा रखा है उसका 10% से ज्यादा, 1/10 से ज्यादा आप अकोमुलेटेड प्रॉफिट में से विड्रॉ नहीं कर सकते। समझ आ गई? जी सर। यूटिलाइजेशन, जितना भी पैसा आपने निकाला, मान लो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व था 5 करोड़ का टोटल, इसका 10% मतलब 50 लाख, 50 लाख जो पैसा आएगा उसका पहले आप यूज करोगे। द अमाउंट सो ड्रॉन फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ द लॉस इंकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर बिफोर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर। भाई पहले तो जो लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ करने के लिए आप यूज करोगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। बैलेंस ऑफ रिजर्व ये नो कहना सर। चाह रहा है कि भाई जो भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट था, जो भी फ्री रिजर्व था, भाई पैसा विड्रॉ करने के बाद कम से कम 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल हैज अपेयरिंग द लेटेस्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब पैसा विड्रॉ करने के बाद कम से कम बैलेंस रिजर्व के अंदर कितना होना चाहिए? कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज पर दी लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट, इतना होना चाहिए। जो पेड अप शेयर कैपिटल एज पर लेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रखी है उसके 15% से कम पैसा नहीं होना चाहिए रिजर्व में, या तो इतना या उससे ज्यादा होना चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? कोई जी डाउट सर, यहां तक बच्चों? क्लियर है। ये कुछ इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ठीक है ना? ये इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। इन्होंने कुछ नहीं बता रखा, इन्होंने ये दे रखा है कि इतना डिविडेंड था, इतना फ्री रिजर्व था, मान बताओ कितना करेंगी। ये सॉल्यूशन है, जर्नल सॉल्यूशन है। यहां तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। नो सर, नो डाउट। ओके, आगे बढ़े। जी सर। अब हमारे पास आता है आगे का टॉपिक, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होता है? ये कहना चाह रहा है कि हर एक कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को बनाएगी। While considering the financial statement for declaration of dividend, board of directors should take into account the dividend policy of the company. कंपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाएगी, डिविडेंड पॉलिसी को पहले बोर्ड जो भी रिकमेंड करेगी, अमाउंट जो भी डिविडेंड रिकमेंड करेगी उसको रिकमेंड करने से पहले, डिक्लेरेशन से पहले डिविडेंड पॉलिसी को बोर्ड चेक करेगी। वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी इंक्लूड, डिविडेंड पॉलिसी के अंदर क्या क्या होता है? लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन, कि भाई ये भी देखा जाएगा कि क्या दिस इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन कंडीशन इम्पोज अंडर द एप्लीकेबल लॉ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक इन द लोन एग्रीमेंट। ये भी चेक किया जाएगा कि क्या कंपनी के ऊपर किसी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई कंडीशन तो नहीं है किसी लॉ के द्वारा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के द्वारा किसी लोन एग्रीमेंट में, कि क्या कंपनी एज पर लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंगली डिविडेंड पे कर भी सकती है या नहीं कर सकती। अर्निंग ऑफ द कंपनी, ये भी चेक किया जाएगा कि करंट अर्निंग कितनी है। कैश पोजीशन एंड लिक्विडिटी, कंपनी की कैश पोजीशन कितनी है, कंपनी के अंदर कितना पैसा है। फाइनेंशियल नीड्स, देयर आर मैनी फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी सच एज मीटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोरोड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, मेकिंग प्रोविजंस फॉर दी। भाई कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियल नीड कंपनी की कितनी है, ये भी चेक में किया जाएगा। मान लो कंपनी कोई अर्निंग हुई, प्रॉफिट तो हो गया 5 करोड़ का, लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपनी का ये भी देखा जाएगा कि क्या कंपनी की कोई फाइनेंशियल नीड है,
क्या कंपनी ने कोई लोन वोन तो नहीं ले रखा। आप कई बार देखते हैं, घर वालों को भी देखते हैं, हमने अपने फादर को भी देखा होगा। मान लो सैलरी है 50,000 रुपए की, कहने को सैलरी 50,000 रुपए की है, लेकिन दूसरे खर्चे, फाइनेंशियल नीड, घर का खर्चा, बिल्स की पेमेंट, ईएमआई की पेमेंट, ये सब कट फिट के हद मार के 2,000 बचता है। वो भी मिस बचता है या नहीं बचता है, तो ये भी चेक किया जाएगा कि कंपनी की जरूरत कितनी है पैसे की। टैक्स कंसिडरेशन, भाई टैक्स कंसिडरेशन भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, उसके बाद कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कंपनी चेक करेगी, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर बेसिकली ये पॉइंट चेक किए जाएंगे। समझ आ गई? जी सर। हाँ, उसके बाद बात करते हैं the board should recommend the dividend to be declared by the member in the annual general meeting on being satisfied that the company has sufficient profit to distribute the dividend. That is, sufficient profit remain after all the charges against the current income, that is taxation, depreciation, and after making provision for the past losses, unabsorbed depreciation. तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी ये चेक करती है कि भाई कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है, और उसमें से कंपनी के खर्चे कितने हैं, पिछले साल के लॉस कितने हैं, उन सबको माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है एज पर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, उसके उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी, उसके बाद बोर्ड डिसाइड करता है कि कंपनी डिविडेंड दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? नो सर, नो आगे डाउट। बढ़े। अब आता है हमारे आगे, हैज पर रेगुलेशन 3 ये लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है। भाई लिस्टेड कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ये पॉलिसी होती है, इसको बनाना इंपॉर्टेंट होता है, इसको फॉर्मुलेट करना। इसके लिए क्या होता है, जो भी लिस्टेड कंपनी है, एज पर द रेगुलेशन 43 ऑफ सेबी एलोडिया रेगुलेशन 2015, द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन शैल फॉर्मुलेट ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। जो इंडिया की टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को बनाना मैंडेटरी है, which shall be disclosed on the website of the listed entity and web link shall also be provided in their annual report. और इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लिस्टेड कंपनी को अपनी वेबसाइट में भी दिखाना होता है, और उसका वेब लिंक अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी दिखाना होता है। अब इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर कंपनी को क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी। भाई पहला, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच शेयर होल्डर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मे और मे नॉट एक्सपेक्ट डिविडेंड, द फाइनेंशियल पैरामीटर दैट शैल बी कंसिडर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड, internal and external factor that shall be considered for declaration of dividend, policy has to how the retained earnings shall be utilized, parameter that shall be adopted with regard to the various classes of share। इन सारे फैक्टर्स को डिविडेंड डिक्लेरेशन पॉलिसी के अंदर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी डालेंगी। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। भाई क्या क्या डालेगी, भाई किन किन सर्कमस्टांसेस में, किन किन केसेस में शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल सकता है, किन किन केसेस में शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिल सकता, फाइनेंशियल पैरामीटर क्या रहेंगे, किन किन बेसिस पे डिविडेंड को डिक्लेयर किया जा सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रहेंगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए, और किस तरह से रिटेन अर्निंग को यूटिलाइज किया जाएगा, और पैरामीटर दैट शैल बी अडॉप्टेड विद रिगार्ड टू द वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर। तो ये जो है, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है, डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले एक डिविडेंड डिक्लेरेशन पॉलिसी बनाएंगी, ये सारी चीजें उसमें डालेंगी, उसको अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे, और उसका एक वेब लिंक दिलाएंगे अपनी एनुअल रिपोर्ट पे। समझ आ गई? तो ये इसी के बारे में, यहां तक आप बात करो, ये काट दो। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है?
जी सर, क्लियर है। हाँ, अब आता है डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड। भाई किस डेट, यहां पे बोला जाता है कि डेट फॉर डिटर्मिनेशन, डेट फॉर डिटरमाइनिंग entitlement to the dividend. Company may close its register or fix a record date for declaration of entitlement of dividend. जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने रजिस्टर को क्लोज कर देती है। कंपनी में क्लोज इट इज रजिस्टर, कंपनी अपने रजिस्टर को क्लोज कर देती है और फिक्स आ रिकॉर्ड डेट, या तो कंपनी जब क्लोज करती है अपने रजिस्टर को तब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, या फिर कोई रिकॉर्ड डेट डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए स्पेसिफाई कर देती है। रेगुलेशन 60 ऑफ सेबी एलोडिया रेगुलेशन 2015 प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग ऑफ रिकॉर्ड डेट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऑल शेयर होल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट irrespective of the holding period of share shall be eligible to receive dividend। रिकॉर्ड डेट के ऊपर जितने भी शेयर होल्डर हैं उनकी चाहे शेयर होल्डिंग कितनी भी हो, वो सारे के सारे एंटाइटल्ड होते हैं किस चीज के लिए, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। मान लो कंपनी ने 25 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट मेंशन कर दी कि भाई इस डेट पे कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो 25 अक्टूबर को 2023 को जितने भी शेयर होल्डर कंपनी के होंगे उन सबको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। दे आर ऑल एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। क्लियर है? जी सर। लिस्टेड कंपनी क्या करती है, लिस्टेड कंपनी तो क्या होता है, अगर मैं लिस्टेड कंपनी की बात करूं, लिस्टेड कंपनी रिकॉर्ड डेट जो है उसको स्पेसिफाई करती है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी क्या करती हैं, अनलिस्टेड कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करती हैं। द कंपनी में क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर बाय कंप्लाई विद द प्रोविजन। जिस दिन कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज किया उस टाइम पे जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उससे पहले कंपनी क्या करती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर जो होते हैं उनको क्लोज कर देती है। जब कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करेगी देन कंपनी विल डिक्लेयर द डिविडेंड। और रजिस्टर में जितने भी नाम होंगे वो सारे जो मेंबर हैं उन वो एंटाइटल्ड होंगे टू रिसीव द डिविडेंड। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ बच्चों। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? मंशा, सौरभ, हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। कोई डाउट अभी तक? सौरभ जितना सुना उतना कोई डाउट?
यस सर। जितना आपने सुना है अभी तक, जितना क्लास अटेंड किया है, उतना कोई हाँ डाउट? सर, आपका आवाज नहीं आ रहा, एक मिनट। अभी मेरा आवाज क्लियर है? यहाँ तक है। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर, नो डाउट। आगे बात करते हैं। पर्सन एंटाइटल टू रिसीव द डिविडेंड। पर्सन एंटाइटल टू रिसीव द डिविडेंड। कौन कौन से पर्सन एंटाइटल है, किन किन पर्सन को डिविडेंड मिल सकता है कंपनी के अंदर? सबसे पहले तो जितने भी कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड शुड बी पेड बाय द कंपनी ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर or to his banker and not to any other person. The shareholder has the option to direct the company to pay dividend due to him to any other person. The company may fix any record date of determination of entitlement of shareholder. मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले तो जो डिविडेंड मिलेगा वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को मिलेगा, लेकिन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कंपनी को बोल सकता है कि जो मेरा डिविडेंड है वो मेरे बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को पे कर दिया जाए। समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? जी सर। दूसरा, इन केस ऑफ नो सर। डेथ। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक, अब आगे आते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, तो डिविडेंड किसको मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा नॉमिनी ऑफ द शेयर होल्डर को। नॉमिनी, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई, अगर उसने अपना कोई नॉमिनी, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को बना रखा है, तो उस केस में उसको मिल जाएगा, उसको नॉमिनी को मिल जाएगा। और इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर, एक शेयर दो लोगों ने मिलके, ए और बी ने मिलके एक शेयर ले रखा था, ए की डेथ हो गई तो जॉइंट होल्डर को मिलेगा, तो फिर बी को मिलेगा। अगर दोनों की डेथ हो गई तो इन्होंने जो जो नॉमिनी अपॉइंट किया गया था उसको मिलेगा। इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर टू द सर्वाइविंग पर्सन, जॉइंट होल्डर मतलब इसको सर्वाइविंग पर्सन बोलते हैं, सर्वाइविंग पर्सन। अगर एक जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो सर्वाइविंग शेयर होल्डर को मिलता है। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो दोनों ने जो नॉमिनी अपॉइंट कर रखा था उसको पैसा मिलता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है आपका। समझ आ गई? कोई डाउट? जी सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर मान लो कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो गई, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तब डिविडेंड किसको मिलेगा? तब डिविडेंड मिलेगा, मान लो इंसॉल्वेंसी हो गई, तो इंसॉल्वेंसी के केस में मेंबर की इंसॉल्वेंसी हो गई, तो जो अजाइनी होगा इंसॉल्वेंट मेंबर का, अजाइनी, मान लो जिस, अजाइनी का मतलब होता है ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द मेंबर। मेंबर का कोई रिसीवर है उसको मिलेगा, कोई अजाइनी है उसको मिलेगा। कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो लिक्विडेटर को डिविडेंड मिलेगा, जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसको डिविडेंड मिलेगा। ये वाला केस। In case of insolvency of member, the dividend may be paid to the assignee of the insolvent member. And in case of company, the or body corporate which is to be wind up, तो फिर liquidator को dividend मिलेगा। समझ आ गए? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एसेट ऑफ डिसीज्ड, कि भाई कोई मर गया, कोई मेंबर मर गया, अब उसकी एसेट को कोई एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, तो इस केस में डिविडेंड भी उस एडमिनिस्ट्रेटर को दिया जाएगा। समझ आ गई? अगर किसी शेयर होल्डर के शेयर जी सर। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाते हैं, इन केस द शेयर ऑफ अ मेंबर
has been transferred to the investor education एंड प्रोटेक्शन फंड। इस केस में क्या होगा, इस केस में शेयर जो है फिर डिविडेंड जो है वो भी कहां ट्रांसफर होगा, वो भी आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होगा। उन शेयर से रिलेटेड डिविडेंड भी आईईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आ गई? जी सर। हाँ, ये कहना चाह रहा है अगर कंपनी ने कोई बोनस शेयर भी इशू किए हैं रैंकिंग पारिपशु विद। अच्छा, रैंकिंग पारिपशु का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? रैंकिंग पारिपशु क्या होता है? रैंकिंग पारिपशु का मीनिंग ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बोनस शेयर आर इशू रैंकिंग पारिपशु विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। मान लो मंशा के पास एग्जिस्टिंग शेयर थे 100, तो इसके अगर मैं बताऊं कि व्हेन इक्विटी शेयर आर इशू रैंकिंग पारिपशु, व्हेन बोनस शेयर आर इशू रैंकिंग पारिपशु विद द एग्जिस्टिंग शेयर्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है, मंशा को कितने शेयर मिलेंगे बोनस? रैंकिंग पारिपशु का मतलब होता है, बता सकते हो कोई? रैंकिंग पारिपशु का मतलब होता है रैंकिंग इक्वली। समझ आ गई? रैंकिंग पारिपशु का मतलब होता है इक्वल रैंक, बराबर। भाई अगर कोई बोनस शेयर जिसकी रैंक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के बराबर थी, तो उनको भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर की तरह उन बोनस शेयर पे भी डिविडेंड पे किया जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? व्हेन बोनस शेयर आर इशू रैंकिंग पारिपशु with existing shareholder are entitled to receive the dividend on the bonus share। क्लियर है मंशा एंड सौरभ? ये वाला पॉइंट क्लियर है या दोबारा से बताऊं? क्लियर है सर। सर एक बार और बता दो। मैं दोबारा से बता देता हूं। मान लो मंशा के पास 100 इक्विटी शेयर थे। अच्छा, बोनस शेयर क्या होता है मुझे बताओगे? बोनस शेयर क्या होता है? आपने पढ़ा भी है, मंशा आपने तो पढ़ा है, क्या होता है बोनस शेयर? सर बोनस शेयर जो कंपनी अपने मेंबर एम्प्लॉय को इशू करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंपनी ने मंशा को मान लो रैंकिंग इक्वली मतलब 100 बोनस शेयर दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई फिर क्या होगा कि भाई जो डिविडेंड है इस पे तो मिलेगा मिलेगा, साथ में सेम डिविडेंड इन 100 शेयर पे भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर मतलब मंशा एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस शेयर आल्सो, इन पे भी डिविडेंड इसको मिलेगा। समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे जी बताओ। सर। यार सौरभ और गोरी नो क्लास क्यों सर, नहीं नो रहते? डाउट। सौरभ गौरव गौरी क्लास क्यों नहीं सर अटेंड? गौरी को मैंने मैसेज किया था। हाँ, तो मैंने गौरी को मैसेज किया था तो वो टेंपल पे थी, और सौरभ को भी मैंने मैसेज किया तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं करा। अच्छा जी सर। ठीक है, कोई नहीं। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट टॉपिक है,
डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। यहां तक कोई डाउट है मंशा और सौरभ? नो डाउट सर। No, sir. No doubt, डिविडेंड sir. No doubt. डिविडेंड ऑन, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम, ठीक है ना? ओके सर। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर में कैरी प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड इन अकॉर्डेंस विद द इश्यू ऑफ टर्म। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है आपका डिविडेंड पर, आपको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। हाउएवर दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। Since the dividend on preference share is governed by the term of issue already approved by shareholder, the board may declare dividend on share in accordance with the term of issue. सबसे पहले आपने बताना है कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो कैरी करते हैं प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और जो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर है इसको गवर्न किया जाता है बाय द term of issue already approved by shareholder. The board of directors declare dividend on such share in accordance with the term of issue. इनका रेट पहले ही शेयर होल्डर के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। जब इनको इश्यू किया जाता है इनके नाम के आगे परसेंटेज लग जाती है। 15% प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि इनको 50% के हिसाब से फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू रिसीव जी सर डिविडेंड, क्लियर है। हाँ आगे बात करते हैं। The right of preference shareholder to receive dividend is subject to the availability of distributable profit, and it may be noted that this right is not to be receipt of dividend but to preferential treatment if and when dividend is declared. ये कहना चाह रहा है कि भाई the right of preference shareholder to receive dividend is subject to the availability of डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसको ये कहना चाह रहा है कि भाई जो राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड रिसीव करने का, वो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। इनको सिर्फ एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रॉफिट होगा तो इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा, पहले इनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई प्रॉफिट हो या ना हो इनको डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई जब प्रॉफिट होगा कंपनी के पास तब इनको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्विटी शेयर से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व सब्जेक्ट टू इट इज डिक्लेरेशन। इनको फ्री रिजर्व में से डिविडेंड मिलता है। इवन वेयर dividend is declared out of free reserve, in case of absence or inadequacy of profit, preference shareholder have priority over equity shareholder in respect of payment of dividend. However, when the board declare interim dividend on equity share, it is not necessary to declare interim dividend on preference share also. लेकिन क्या है, जब कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी को स्पेसिफिकली बता